नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। यारियों का वो दरिया उतर भी गया और हाथों में बस रेत ही रह गई। वो हवा हो गए देखते-देखते, अलविदा हो गए देखते-देखते, लापता हो गए देखते-देखते, क्या से क्या हो गए देखते-देखते। ये गीत क्यों याद आ रहा है, इस पर भी बात होगी और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची आ चुकी है। लेकिन बड़ी बात ये है कि इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका इंटरेस्ट नहीं है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ें। इसके अलावा कांग्रेस से जो लोग जा रहे हैं, उसे रोका नहीं जा रहा। जो रूठा है, उसे मनाया नहीं जा रहा। अब परिवार में ऐसा तो नहीं चलता ना। कांग्रेस में लगातार कांग्रेस परिवार में इनफैक्ट लगातार टूटन दिखाई दे रही है। आज इसी पे बात करते हैं कि कांग्रेस क्या मोदी सरकार की जीत से बौखलाई हुई है? क्या उसे इस बार 25 से 30 सीटें भी जीतने के लिए एक भरोसे की ज़रूरत है, यानी कि उन्हें भरोसा नहीं है कि वो इतनी सीटें भी निकाल पाएँगी? और उनके साथी उन्हें क्यों छोड़ के जा रहे हैं? लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची पे मैं बात करूँ तो इसमें 4 राज्यों के 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इन 43 उम्मीदवारों में की जो सूची जारी की गई है, इसमें 13 ओबीसी, 10 एससी, 9 एसटी और 1 मुस्लिम चेहरे को टिकट दिया गया है। 76% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से कम है और इस सूची में 12 गुजरात से, मध्य प्रदेश से 7 और राजस्थान और मध्य प्रदेश से 10-10 और उत्तराखंड से 3 और दमन-दीव का 1 उम्मीदवार, जिनके नामों की घोषणा की गई है। ये तो था कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का स्टेटस। हैरानी की बात ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लोकसभा चुनाव से डिस्टेंस बना करके चल रहे हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। इट मीन्स क्या उन्हें ये डर है कि वो जीत नहीं पाएँगे, सीट निकाल नहीं पाएँगे? और वैसे अभी तक ये भी नहीं पता कि वो कहाँ से लड़ेंगे। लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि वो लोकसभा चुनाव में उतरना नहीं चाहते। अब ये बात बड़ी गंभीर है क्योंकि अगर पार्टी का अध्यक्ष ही चुनाव लड़ने से डर रहा है तो आप ये समझिए कि बाकी के लोगों का क्या हाल होगा। कांग्रेस के दिग्गज और कद्दावर नेताओं में नाराज़गी, हताशा और जो एक लीडरशिप है, उसको देख कर के लगातार अ, उनकी चिंताएँ बढ़ रही हैं। पार्टी लगातार मतलब यू कैन से कंटिन्यूएशन में बिखराव और टूटन की ओर बढ़ रही है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि पार्टी में उल्टी गिनती चल रही है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन किसी कद्दावर नेता ने पार्टी ना छोड़ी हो। लेकिन अब हैरानी भी हो रही है कि इस उल्टी गिनती को रोकने के लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठाया जा रहा। पार्टी में से एक के बाद एक वरिष्ठ नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, पार्टी को छोड़ रहे हैं। इनमें से कुछ नेताओं में ये भी सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी के वो काफ़ी ख़ास हैं, तो सोनिया गांधी के भी और पहले इनकी गिनती मतलब 1 नंबर और 2 नंबर पे होती थी, लेकिन अब कुछ नाराज़गियाँ हैं, मनों में खटास आ गई है। लेकिन उस खटास को, वो जो नाराज़गियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए पार्टी में कोई प्रयास नहीं किया गया। राहुल गांधी जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब यात्रा नंबर 2 पे निकले हुए हैं, न जाने कब उनकी यात्रा खत्म होगी क्योंकि चुनाव तो अब सिर पे है, कोड ऑफ कंडक्ट आने वाला है 2-4 दिन में। लेकिन वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे कि जो पार्टी में निराशा है, उसे कैसे रोका जाए। और ये भी आप जानते हैं कि गांधी परिवार का जो अहंकार है, वो इस टूटन की ख़ास वजह है। यानी कि
परिवारवाद वाली जो सोच है, वो पार्टी को डुबो रही है। और लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूँ तो आई मीन कोई ऐसा दिन जाता है जब कोई मतलब कांग्रेस से मैं ना सुनूँ कि कोई किसी ने पार्टी छोड़ी है। अभी हाल ही में गांधी परिवार के बहुत ही नज़दीकी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व कांग्रेसी सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी समेत मध्य प्रदेश के कई कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले गुजरात, असम, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि केरल के भी कुछ नेता कांग्रेस छोड़ कर के बीजेपी जॉइन कर चुके हैं। एक के बाद एक नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला ये कहीं न कहीं बताता है कि अब ये सिलसिला शायद ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर आगे एंड ऑफ द डे क्या होगा? पार्टी में उन्हें अपना भविष्य नहीं दिख रहा, जो पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी में जो लीडरशिप है, वो इतनी मैच्योर नहीं है। अब ये मैच्योरिटी और राहुल गांधी दोनों एक तरह से ऑपोज़िट हैं, क्योंकि राहुल गांधी मैच्योर है ही नहीं। उन्हें पॉलिटिकली जो कहते हैं ना कि मैच्योरिटी होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती। दूसरी बात ये है कि देश और विकास, इसके लिए उनके पास कोई अ, आई शुड से कि कोई नीति नहीं है। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप जीत कर क्या करेंगे? आप क्यों जीत रहे हैं? ये तो बताएँगे ना। इतनी समझ भी नहीं है। अब ये इससे तो काम चलेगा नहीं कि आप यात्रा निकाल रहे हैं और 2-1 बच्चों को गोदी में बैठा लिया और उनसे एमआरपी पूछ रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता है। आप उनसे मनरेगा पूछ रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता है। मतलब आपके सामने कोई युवा आ गया तो आप उसके कपड़ों के रेट पूछ रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट मैच्योरिटी ऑफ पॉलिटिकली जो कद्दावर नेता होते हैं उनका बात करने का ज़ेद तरीका नहीं होता है। राहुल गांधी के पास मतलब एक ही मुद्दा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ उन्हें कुछ ना कुछ बोलना है। लेकिन वो अपनी बोलचाल में कोई ऐसा मजबूत दावा नहीं कर पाते, ऐसा मतलब कुछ ऐसा विरोध नहीं कर पाते जिसमें जान हो। चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके की मतलब सोच होनी चाहिए, जो एक एजेंडा होना चाहिए, अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। जातीय जनगणना, अदानी, अंबानी, युवाओं, महिलाओं और गरीबों की अनदेखी करने के मतलब बेबुनियाद मतलब जिनमें कोई दम नहीं है, ऐसे वो बातें, ऐसे वो मुद्दे जनता में लेकर के जाते हैं। जनता को क्या मतलब है? आप बताइए कि आप उनके लिए क्या करने वाले हैं? अक्सर वो समाजवादी और वामपंथी नीतियों की वकालत करने लग जाते हैं अचानक से। अच्छा जो वो पहले से ही फेल हैं। तो कांग्रेस की हालत ये तब है जब आम चुनाव की घोषणा बस होने वाली है। कांग्रेस से लगातार पलायन करते नेता इस मतलब बुरी स्थिति को अंडरलाइन कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व में नेताओं को प्रेरित करना, उन्हें रोके रखना, इसके लिए कुछ नहीं हो रहा। आपको मैं याद दिलाती हूँ, जिस दिन पहली सूची के लिए तैयारी हुई, वो मीटिंग बीजेपी की रात को करीब सवा 11 के करीब शुरू होती है, जो सुबह साढ़े 3 बजे तक चलती है। उसमें बाकी सब इम्पोर्टेंट बातें हुईं, लेकिन इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को बूस्ट अप किया, उनको दिमागी तौर से तैयार किया, उन्हें डू एंड डोंट्स बताए, उन्हें ये भी बताया कि आप जीत के आ रहे हैं, हम फिर मिलेंगे। और एक कहते हैं ना कि दिमाग को स्मार्ट करना, कि किस तरीके से वो पब्लिक में जाएँगे, उन्हें क्या बताएँगे, किस तरीके से अपनी नीतियों के बारे में जानकारी देंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है, चुनाव में उतरने से पहले जो शीर्ष नेतृत्व होता है, वो अपने अधीनस्थों को बताता है कि आपको अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अभी तक क्या आपने कांग्रेस में ऐसी कोई मीटिंग देखी, सुनी? शायद से इसका जवाब है कि नहीं। हमेशा सिर पैर के, बेतुके
और बदज़ुबानी वाले बयान आप सुनते हैं। उसमें पर्सनल अटैक सबसे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इन लोगों को ये लगता है कि अगर ये पर्सनल अटैक करेंगे, तो पता नहीं कपड़े उतर जाएँगे पब्लिक में और आखिर में होता क्या है, ये खुद ही निर्वस्त्र हो जाते हैं। और घिसे-पिटे इनके वही बयान हैं भाजपा और मोदी सरकार को चुनौती देने के नाम पर, इनके पास कुछ नया नहीं है। अरे कुछ नई बात कहिए तो कुछ बात में दम भी लगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को हर दिन झटका लग रहा है। मतलब ये मैं गलत शब्द यूज़ कर रही हूँ, चूँकि इस समय चुनाव सिर पे है, तो ऑब्वियसली हर पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस भी कहीं न कहीं जुटी हुई होगी, लेकिन दिख तो नहीं रहा ना। और उन्हें इस बात की भी फ़िक्र नहीं है कि कब उनका कौन-सा नेता छोड़ के चला जाए। अब जैसे ही कोई चुनाव शुरू होता है, उसी समय नेताओं का कांग्रेस छोड़ के जाना शुरू हो जाता है। क्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक सभी राज्यों से कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी या तो छोड़ चुके हैं या तो उनके छोड़ के जाने की अटकलें लग रही हैं। और राहुल गांधी के सबसे नज़दीक रहे कुछ ऐसे नाम हैं, जिनको कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो राहुल गांधी को छोड़ के चले जाएँगे। और सोनिया गांधी के बहुत सारे करीबी लोग, रीता बहुगुणा जोशी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आज़ाद, बहुत पहले ही पार्टी को छोड़ चुके हैं। और कांग्रेस के नेताओं जो यूथ है, उनका भी मोह भंग हो गया है। मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, कभी ये राहुल गांधी के साथ गलवैयाँ करते थे। अल्पेश ठाकोर, हार्दिक पटेल, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी, आरपीएन सिंह, अशोक तंवर जैसे लोग कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। बिहार में अशोक चौधरी, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और सुनील जाखड़ समेत कई ऐसे नाम हैं, अश्विनी कुमार हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान रिसेंटली उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। तो ये सब पार्टी के जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियाँ हैं, जिस तरीके से पार्टी में किसी को सम्मान नहीं मिल रहा है, उनसे दुखी होकर के ये पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। ये वो नेता हैं जिन्हें कांग्रेस ने कभी कभी पहचान दी थी, केंद्रीय मंत्री, राज्य में मंत्री बनाया, बड़े पदों पे बिठाया। पार्टी के मुश्किल वक़्त में अब वो भाग रहे हैं, तो इसमें कोई न कोई उनकी भी मजबूरी रही होगी। यूँ ही तो कोई बेवफ़ा नहीं होता। कांग्रेस के दिग्गज नेता जो पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ने के चक्कर में हैं, वो एक्चुअली बेसिक फ़र्क क्या है? नरेंद्र मोदी अगर कोई बात कह देते हैं, तो वो बात सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगती है। वो हैशटैग बन जाता है। यानी कि किसी प्रोग्राम में अगर वो जाते हैं, तो वो पूरा प्रोग्राम, वो पूरा इवेंट एक ब्रांड बन जाता है। अब राहुल गांधी क्या मतलब इमैच्योरिटी की बातें करते हैं। तो ये जो एक बेसिक फ़र्क है ना, मतलब मैं गलत कह रही हूँ, दोनों में कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। कहाँ नरेंद्र मोदी जिनसे मतलब विदेशों के जो देशों के सिरमौर हैं, वो भी अपना कद कम आँकते हैं और कहाँ राहुल गांधी। तो ये जो फ़र्क है, ये भी अब क पार्टी के अंदर देखा जा रहा है। कांग्रेसी नेता ये बहुत सीरियसली नोट कर रहे हैं कि राहुल किस तरीके से देश के जो जवान हैं, उनके शौर्य पर, उनके बलिदान पे सवाल उठाते हैं और ऐसी-ऐसी बातें कहते हैं जिससे मतलब जो एक देश की शान होती है ना, देश की आन, बान और शान, देश की एक विकास की तस्वीर होती है, उसको वो बट्टा लगाते हैं। तो ये बेसिक फ़र्क है ना, नेताओं को भी शर्म आती है कि ये विदेशों में जाकर के क्या कह रहे हैं, अपने ही देश के बारे में। कोई भी पार्टी देश से बड़ी नहीं होती है और जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, वो देश के लिए काम कर रहे होते हैं। अब जब उनका मुखिया ही देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो, तो उसको भी लगेगा कि मैं किस पार्टी में अटका रहा इतने सालों तक। और बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार, उसमें उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? बजट सेशन के दौरान आखिरी जो लोकसभा सदन में भाषण था,
सीधे-सीधे नरेंद्र मोदी ने अपनी जीत के झंडे गाड़ दिए थे उस दिन। ये एक बड़ा फ़र्क था। ये उस दिन का भाषण उसने बहुत सारे कांग्रेसियों के दिलों पे एक छाप छोड़ दी। वो कहते हैं ना कि महफ़िल लूट लेना, तो उस दिन नरेंद्र मोदी ने महफ़िल लूट ली थी और उसी दिन बहुत सारे कांग्रेसियों का, बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं का मोह भंग हो गया था कांग्रेस से। राहुल और उनके जो रणनीतिकार हैं, वो ये फ़र्क महसूस करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और संघ परिवार, वो देश के लिए क्या सोचता है और राहुल गांधी और कांग्रेस क्या सोचते हैं। वो परिवारवाद से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। केवल और केवल सरकार को ये बता के कि सरकार कमज़ोर है, मतलब अब उन्हें भी ये पता चल गया है कि एक मोदी जैसे कद्दावर नेता को वो खलनायक बता रहे हैं, तो इससे तो उन्हें इज़्ज़त नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये कि विरोध की भी हद होती है और नासमझी, या मैं इसे यूँ कहूँ कि पॉलिटिकली इमैच्योरिटी की हाइट होती है। ये अब बियॉन्ड हो गए हैं। इन्होंने बिल्कुल बाउंड्री क्रॉस कर दी है। ये सब चीज़ें जो समझदार कांग्रेसी नेता हैं, वो अब असलियत समझ रहे हैं, इसलिए वो भाजपा में जा रहे हैं। दरअसल भाजपा के ताकतवर होने और कांग्रेस की जो इस समय स्थिति है, कमज़ोर स्थिति, उसको लेकर के पार्टी में कभी कोई मंथन ही नहीं हुआ। और इधर अगर 1.5 साल से देखें, तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, जिसमें कभी पार्टी ने अपना सेल्फ करेक्शन किया हो, कि हम कहाँ गलत हैं और सामने वाली पार्टी यानी कि मोदी की सरकार कहाँ हाइप ले रही है। इस पे कभी सोचा ही नहीं। कांग्रेस की नीति और सिद्धांत जो हैं, उन पे भी अब शुबे हो रहे हैं। ऐसे में भाजपा ने कांग्रेस के मजबूत किले में तोड़-फोड़, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स है, सब कुछ चलता है तो वो तोड़-फोड़ शुरू कर दी। भाजपा ने दो तरफ़ा से कांग्रेस को घेरा। एक तरफ कांग्रेस शासन के भ्रष्टाचार और जो उनकी कहना चाहिए कि गलत पॉलिसी जो हैं, उनको उजागर किया। बल्कि बहुत सारे उनके ऐसे नेता हैं कांग्रेस के, जो इस समय सीबीआई और ईडी की रडार पे हैं। ये सब चीज़ें भी लोगों को दिखती हैं। आपको याद होगा झारखंड में धीरज साहू के यहाँ नोटों की गड्डियाँ, क्या देश ने नहीं देखा? क्या देश को नहीं समझ में आई कि ये पैसा किसका है? कांग्रेसी नेता के यहाँ इतनी बड़ी रेड पड़ी थी। मतलब इतने नोट की मशीनें हाँफ गईं, मशीनें जल गईं, फूँक गईं, लेकिन नोट पूरे गिने नहीं जा सके। इतनी बड़ी रेड शायद इससे पहले कभी नहीं भारत में पड़ी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये पार्टी को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी हैं। अब अगर कोई उठ के कांग्रेसी ये कह दे कि ये बीजेपी की सरकार करवा रही है, तो इसमें किसी को यकीन नहीं आता। कोई ये नहीं मानेगा कि फलाँ के पीछे मोदी सरकार ने ईडी लगा दी है, सीबीआई लगा दी है। उनके पास बहुत सारे काम हैं, वो अपने कामों में उलझे हुए हैं। दे नेवर बॉदर अबाउट इट कि क्या हो रहा है। ये जो एजेंसीज़ होती हैं, मैं आगे भी अपने वीडियोज़ में कई बार कहती हूँ कि ये प्रीमियर एजेंसीज़ हैं, ये किसी से गाइड नहीं होती हैं। ये खुद देखती हैं, इनके काम करने का अपना अलग तरीका है। एक बात। राहुल गांधी अपने जो आधे-अधूरे और कहना चाहिए कि अपनी तरफ से वो सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया, लेकिन एंड ऑफ द डे उस बयान पे सब हँसते हैं। राहुल ने पहले भी बातों-बातों में मोदी विरोध के नाम पे राष्ट्र का विरोध किया, तो क्या अब जाकर के कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ गया? और सरकार की नीतियों से नाराज़ होना एक बात है, सरकार के कदमों पे सवाल उठाना एक बात है, लेकिन देश का विरोध, ये तो सबको समझ में आता है ना कि आप विदेशों में जाकर के विदेशी धरती पे जब आप जाते हैं, तो अपने देश के लिए क्या-क्या बातें करती हैं और आपके वहाँ किन-किन लोगों से रिलेशन है, जो देश के दुश्मन हैं। तो ये फ़र्क भी अब जो कांग्रेस के बीच में लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने बीजेपी जॉइन की, उनको समझ आया तो वो पार्टी से निकल गए।
अच्छा, जो मोदी का मुकाबला कर सके, ऐसा बताइए तो कौन है, जो उनकी बातों का जवाब दे सके? कोई आपको लीडर दिखता है कांग्रेस पार्टी में? अच्छा, दूसरी बात ये है कि कांग्रेसियों की अपनी अंदर की भी जो कहते हैं ना लड़ाइयाँ जो हैं और दिलों में जो नाराज़गियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। सोनिया गांधी हों, राहुल हों और मल्लिकार्जुन खड़गे तक इन सब चीज़ों को रोकने में अब अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। और इंडिया अलायंस, कांग्रेस को लगा था कि इंडिया अलायंस से टाई अप करके, अलाइन होकर के शायद से कांग्रेस को मजबूती मिल जाएगी। एक और बात यहाँ याद रखने की है कि जिस समय इंडिया अलायंस का गठन हुआ था, उस समय राहुल गांधी की सांसदी खत्म थी। यानी कि सब कांग्रेसियों को ये पता था कि अब 6 साल के लिए तो राहुल गांधी आएँगे नहीं। तो सब लोग बड़े संतुष्ट थे कि कोई खुराफाती उनके बीच में नहीं आएगा। लेकिन इन द मीन टाइम उनकी सांसदी रिस्टोर हो गई। अब ऑब्वियसली मीटिंग में उन्होंने भी आना शुरू कर दिया और पहली ही मीटिंग में उन्होंने रायता बिखेर दिया। कांग्रेस की इतनी जर्जर और कहना चाहिए कि बेसलेस स्थिति हो गई है कि उसने पूरे देश में एनडीए के खिलाफ जो गठबंधन तैयार किया था, उसे लगा था कि वो सत्ता तक पहुँचने के लिए बड़ा ईज़ी रास्ता होगा। लेकिन एक-एक करके इंडी गठबंधन से पार्टियाँ अलग होती चली गईं। सबसे पहले नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार ही इज़ द पर्सन जिसने गठबंधन को स्टैंड किया था, खड़ा किया था। लेकिन सबसे पहले वही गए, भाजपा के साथ चले गए। उसके बाद ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं अकेले लड़ूँगी और आगे की कहानी तो आपको सब पता ही है कि अब आज की तारीख में अगर देखें, तो इंडियन अलायंस में कोई भी ऐसा नहीं है जो जिसे कांग्रेस ये कह सके कि वो उनका अपना है। ठीक है, अखिलेश ने किसी मजबूरी में उनके साथ यूपी में अलाइन किया है, यूपी बड़ा स्टेट है 80 सीटों की बात है, उन्हें लग रहा है कि हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो सब लोग बारी-बारी बिछड़ते चले गए। दोस्तों, आपने मेरे साथ ये वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सक